ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग का होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टीज़ आप लोग को समझ में आती है तो हमारे पास क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पूरा आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है प्रॉपर्टीज़। क्लियर? हम लोग एनसीईआरटी पे बेस्ड प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहता है आपसे दैट the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। यदि आप किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को और कॉलम को क्या करेंगे, रिमेन्स अनचेंज, राइट। जैसे आपके पास क्या है, क्या लिखा है, एक रो है और एक कॉलम है ना। अगर आप इनको इंटरचेंज कर देंगे तो जो भी वैल्यू डिटर्मिनेंट की होगी वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है यदि आप नॉर्मली इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, इसका आंसर जो भी होगा, अगर आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दोगे तो भी उसकी वैल्यू उस टाइम पे वही आएगी। ठीक है, ये उसका यहाँ पे उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। क्या किया है, A1 को छुपा दिया है और उससे रिलेटेड रो और कॉलम को, तो B × C3 और B3 × C2, ये देखिए। क्लियर? तो वो ये कहना चाह रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, एक रो पे काम कर रहा है। अंडरस्टूड? अब ये आपको अच्छे से पता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। क्लियर? सो अब क्या कर रहे हैं, माइनस का E2 और उस पूरी रो को और उस पूरे कॉलम को छुपा दिया, मतलब B1 का C3 से और C1 का B3 से। अंडरस्टूड? ये हो गया। क्लियर? राइट। अब थर्ड क्या है, A3, तो ये प्लस का होगा। सो उससे रो और उससे जो भी कॉलम होगा उन लोगों ने छुपा दिया, तो B1 C2 और C1 B2। तो ये हम लोग का क्या है, जो नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरे रो में हमारे पास A1 A2 A3 है। क्लियर? अब वो क्या करेंगे कि जो रो है उसको कॉलम में कर देंगे। क्लियर? जो भी हमारे पास रो है उसको यहाँ पे कॉलम में कर दिया जाएगा और जो कॉलम है उसको रो में कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? तो भी उसकी वैल्यू सेम एज इट इज़ वही रहेगी। इज दैट क्लियर? अगर आप ओपन भी करोगे, रो को और कॉलम को इंटरचेंज भी करोगे तो वो सेम टू सेम जो भी वैल्यू पहले सॉल्व करने पे आ रही थी वही वैल्यू अभी रहेगी, है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है, मतलब आपको कैसे याद रखना है, अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो वैल्यू में कोई भी डिफरेंस या कोई अलग वैल्यू नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा है, नोट। कहता है इट फॉलोज फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी दैट इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको ये पता है अच्छे से कि डिटर्मिनेंट कहाँ यूज होता है, जब मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या तो वो 2/2 के फॉर्म में हो, या तो वो 3/3 के फॉर्म में हो, या वो 4 है ना, डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, उसी पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। इसका मतलब ये होता है जो ए डैश होगा वो आपका ट्रांसपोज होगा, और ट्रांसपोज हमने मैट्रिक्स में यही पढ़ा है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, नॉट इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर आप रो को चेंज करते हो कॉलम में या कॉलम को चेंज करते हो तो वो आपका एक प्रकार से ट्रांसपोज कहलाता है। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर ना? तो बहुत अच्छे से हम यहाँ देखेंगे, और उसको एक लिखने का तरीका कि जो अभी आपका कॉलम था वो रो हो जाएगा और रो जो था वो कॉलम हो जाएगा, है ना। इस साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, या तो आप कॉलम को रो में लिखिए या रो को कॉलम में लिखिए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक कंडीशन होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। अंडरस्टूड? चलो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट। कब? जब आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो करना कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक? ये है कि आप क्या करोगे, पहले 2 पे सॉल्व करोगे, फिर -3 पे सॉल्व करोगे, फिर 5 पे सॉल्व करोगे, मतलब ये एक पूरी रो हो गई। क्लियर?
अब देखो उन लोगों ने भी वही किया है, नीचे देखिए 2 को छुपाया, ठीक। यदि हम 2 यहाँ 2 लिखते हैं मतलब 2 को छुपाना, तो 2 से रिलेटेड कॉलम और 2 से रिलेटेड रो, तो बचा कौन 0 -7 5 4, ये लिखा हुआ है देखिए। फिर यहाँ पे क्या है, ठीक, यहाँ पे लिखा है -3, और पहले से भी माइनस होता है, आपको पता है ना, प्लस माइनस और प्लस पहले से भी हमारे पास माइनस होता है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे -3, ये लिखा है, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, डिटर्मिनेंट वाला, ये माइनस ये वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी रो होगी और जो भी कॉलम होगा उसको हम छुपा देंगे, और देखिए 6 1 4 -7 ये लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या किया जाएगा कि अब नेक्स्ट अगर 5 है तो 5 से रिलेटेड रो और उससे रिलेटेड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 6 1 0 5 ये लिखा हुआ है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 × 7 0, क्लियर, ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए 2 तो लिखा है, अब 0 × 7 0, 5 4 20, लेकिन माइनस डिटर्मिनेंट वाला, राइट, ओके। अब ये माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गए, 3 अपनी जगह पे लिखा है, 6 7 42 माइनस का माइनस फॉर्मूले वाला, और 4 1 4, क्लियर, और प्लस का 5, अब 6 1 6, सॉरी 6 5 30, 1 0 0, ये हम लोगों ने इसको एक सिंप्लीफिकेशन दे दिया है, अंडरस्टूड, क्लियर। अब सॉल्व कर लो, 0 -20 और -20 का 2 से करोगे तो माइनस का 40, ये हो जाएगा माइनस का 46, और माइनस के 46 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो माइनस का 138, क्लियर। और 0 का मतलब तो यहाँ सिर्फ 0 हो जाएगा, तो 5 30 आपका 120, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्लियर, सो आपका जो नॉर्मल वैल्यू आएगा वो 28 आएगा, इज दैट क्लियर, माइनस का 28। बट अभी मेरे पास देखिए यहाँ पे रो में था 2 -3 5, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या कर दिया है, उसको कॉलम में चेंज कर दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करा है, पूरा इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। तो ये जो पहले रो था वो अब कॉलम हो गए, है ना, जो पहले फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम हो गया, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम हो गया, जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम हो गया। फिर क्या किया गया है, उसको सॉल्व करें, क्लियर, यहाँ पे फिर वो सॉल्व आउट हुआ है, तो जैसे आप लोग नॉर्मल करते हो उसी तरीके से उन लोगों ने भी किया है, ठीक है। तो देखिए पहले भी माइनस का 28 आ रही थी और अभी भी हमारे पास माइनस का 28 आ रही है, तो वो ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि यदि आपका रो और कॉलम को यदि आप इंटरचेंज करते हो, ठीक है, तो आपके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी वेरीफाई हो गई। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, या क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि आप प्रॉपर्टी नंबर 1 को वेरीफाई कीजिए, वो तो क्वेश्चन दे देगा और वो आपको चेक करना होगा कि आगे हम कैसे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम, या तो कोई भी 2 रो या तो कोई भी 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का आप चेंज करते हो, क्लियर, तो उसका साइन जो भी होगा वो भी चेंज हो जाएगा। देखो पहली प्रॉपर्टी में क्या था कि रो और कॉलम को आप चेंज कर रहे हो, क्लियर, रो और कॉलम को आप चेंज कर रहे हो, तो जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। बट यहाँ पे उसने स्ट्रिक्टली बोला है कि 2 रो की बात हो रही है या 2 कॉलम की बात हो रही है। यदि आप 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करते हो, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि आप उसको इंटरचेंज करते हो तो उनका साइन भी चेंज हो जाएगा। कैसे, हमारे पास ये लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1, ये सब रो में लिखा हुआ है, क्लियर। अगर नीचे मैं आता हूँ, क्लियर, अगर नीचे मैं आता हूँ यहाँ पे देखिए, अभी आपके सामने क्या लिखा था कि यहाँ लिखा था A1 A2 और A3 B1 B2 और B3 और C1
C2 और C3। पहले इस तरीके से लिखा था, क्लियर। आपने क्या करा, जो A1 था, A1 वाली जो रो थी उसको नीचे कर दिया, जो C1 वाली रो थी उसको ऊपर कर दिया। तो आपने किन्हीं दो रो को चेंज किया ना, एक रो को चेंज नहीं करा, दो रो को चेंज करा। तो इस तरीके से अगर आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, क्लियर। ये तो रो पे बात हो गई। अगर यदि मैं कॉलम पे बात करूँगा, जैसे यहाँ पे है, अब जैसे ये लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2, अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूँ, क्लियर, अंडरस्टूड, तो तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। कैसे साइन चेंज होगा, देखिए मैं कॉलम पे कर रहा हूँ, उन लोगों ने रो पे किया है, मैं कॉलम पे कर देता हूँ। A2 B2 और C2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 B1 और B2, सॉरी A1 B1 और C1, क्लियर। और लास्ट वाला ऐसे रहने दो, A3 B3 और C3। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो रो है हमारे पास वो कहाँ पे आ गई है, फर्स्ट पे आ गई है, और फर्स्ट वाली जो रो है वो हमारे पास सेकंड पे आ गई है। तो आपने जब एक रो को खसका दिया तो ऑब्वियसली दूसरी रो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, या दूसरा कॉलम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो अपना साइन क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। और अगर पहले से ही माइनस है, यदि पहले से ही माइनस है तो फिर चेंज करने पे फिर माइनस आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मिलके वो प्लस हो जाएगा। आई होप अंडरस्टूड है ना। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले तो। अच्छा, और देख लीजिए, वी कैन डिनोट द इंटरचेंज रो बाय रो 1 टू RJ एंड इंटरचेंज टू कॉलम I टू कॉलम J, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 को वेरीफाई करते हैं। नॉर्मली पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपने जब नॉर्मली सॉल्व किया था, ऊपर का क्वेश्चन ही है, तो इसको सॉल्व करने पे माइनस का 28 आया था, अंडरस्टूड। ये माइनस का 28 हमारे पास आ चुका था। अब ये लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, या तो किसी एक रो को चेंज कर देंगे या किसी एक कॉलम को चेंज, मतलब दो रो को या दो कॉलम को ये लोग चेंज कर दें। तो ये देखो रो को चेंज कर रहे हैं। अभी 2 -3 और 5 लिखा था, अब क्या हो जाएगा, किसी दो रो को चेंज कर रहे हो। तो इन लोगों ने जो किया, रो 2 और रो 3 को चेंज किया। 604 को नीचे ले आएंगे, क्लियर, और 15 -7 को सेकेंड रो में ले आएंगे, राइट। ये देखिए, और जब ये लोग सॉल्व करेंगे ना इसको, या आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि पहले का आपको पता है ना, पहले -28 था, और जब आपने चेंज करा तो पहले तो -28 था, राइट, और जब चेंज किया तो फिर माइनस आ गया। सो कुल मिला के आपका कितना आ गया, 28 आ गया, क्लियर। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको सारे बन जाएंगे बट प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन में। तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टूड। चलो आगे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब सेम सेम रहे, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्लियर है ना, राइट। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, आप सॉल्व भी करोगे ना तो आपको ये ज़ीरो मिल जाएगा, क्लियर। मेरी बात सुनिएगा, ये लोग यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे, तो देखो आपको दिख रहा है ये ज़ीरो आया है, क्लियर है। क्वेश्चन में जब प्रॉपर्टी यूज़ होगी ना, तो वहाँ पे आपको ये करना होगा कि सॉल्व करके नहीं दिखाना होगा, आपको बोलना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर सेम, डिपेंड करता है वो रो है या कॉलम है। तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर क्या लिख देना है, ज़ीरो लिख देना है, नो नीड टू सॉल्व एंड इवन नो नीड टू शो, क्लियर। यू जस्ट हैव टू से P3, P3 मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 3, क्लियर, ठीक।
आई होप क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, अब कहता है इफ़ ईच एलिमेंट और ऑफ अ रो और कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम पर हर एक एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। यदि आपके पास ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2, यदि आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो या तो सिर्फ सपोज ये किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो या तो ये खाली किसी एक रो में होगा या खाली किसी एक कॉलम में होगा, किसी भी एक रो में होगा या किसी भी एक कॉलम में होगा। मैट्रिसेस में क्या होता था, मैट्रिसेस में यदि कोई कांस्टेंट के बाहर है तो वो रो से भी इधर रो पूरी रो में होगा, है ना, या तो पूरे कॉलम में होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यदि कोई रो और यदि कोई कॉलम में आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो उस पर्टिकुलर रो के हर एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई, और वो उस पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट से होगा, हर एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई। जैसे इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे यदि आप देखोगे, क्लियर, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इन लोगों ने के का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में किया है। वो डिपेंड करता है, और अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ बाहर। अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँगा तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वन इक्वल टू के, और फिर आपका पूरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अंडरस्टूड। तो डिटर्मिनेंट में हम ये समझते हैं कि यदि आप किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करोगे तो या तो वो खाली किसी एक रो में होगा या तो वो खाली किसी एक कॉलम में होगा। क्लियर। तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, है ना। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिखा रहा है, आपने पहले मल्टीप्लाई किया था और अगर आपको कॉमन निकालना है तो उस रो से कॉलम कॉमन निकल गया, देखिए। अंडरस्टूड, ठीक है। ये देखो वो जो मैं आपको बता रहा था कॉमन निकालने का, ये लिखा है रिमार्क में, क्या कहते हैं, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और फ्रॉम एनी वन कॉलम। या तो आप किसी रो से निकाल सकते हो या तो आप किसी कॉलम से निकाल सकते हो। इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। जैसे क्या कह रहा है, यदि कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम का वो यदि प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल मतलब जैसे 1 1 1 2 2 2, तो देखो अगर आप प्रोपोर्शनल करोगे तो भी इसका जो आंसर आएगा वो एक प्रकार से आपका ज़ीरो ही आएगा, है ना, जैसे आइडेंटिकल होता है। अंडरस्टूड, राइट। चलो, आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल ज़रूर प्लीज़ देखिएगा, है ना, बहुत काम का है, ठीक। चलो फिफ्थ देखिए, इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। कुछ नहीं बोल रहा है वो आपसे ये कह रहा है, यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ये A1 B1 C1 यहाँ हो गया, A2 B2 C2 यहाँ हो गया, A3 B3 C ये हो गया, है ना। करना क्या होगा कि यदि उसमें कोई नंबर आपके पास पहले से ऐड है या आपको लग रहा है कि वो टूट सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो आप क्या करोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 ये आप एक लिख दोगे, फिर प्लस करके आप लैम्डा 1 B1 C1 ये लिखा है, लैम्डा 2 B2 C2 ये लिखा है, लैम्डा 3 B3 C3 ये लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। वो डिपेंड करता है कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, है ना।
तो उस पर बेस्ड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ उसका एक एग्जांपल ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखो ये 2x, ये 2y और ये 2z, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ABC वैसा ही लिखा हुआ है, XYZ थर्ड रो का वैसे ही लिखा है। यहाँ पे क्या कर लेंगे बोलो, दैट A B और C ये लिखा हुआ है, और इसको अलग कर देंगे, मतलब ऊपर का रो और नीचे का रो तो सेम लिखेंगे, 2x + 2y + 2z, मतलब जो प्लस में था उसको यहाँ लिख देंगे और दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड कर देंगे। फिर आप जैसे सॉल्व करना चाहो उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। क्लियर? लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एनसीईआरटी की क्या कहती है। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट the equimultiple of corresponding elements of other row or column are added, clear, then the value of the determinant remains the same, means the value of the determinant remains the same if we apply operation r1 को चेंज करा r i में और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया k r j में। ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, आप उसको देखिए। आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, यदि आप उसमें क्या करोगे, किसी कांस्टेंट कह लो, जैसे C1 C2 C3 है, ये लिखा है, आपने क्या करा, फर्स्ट रो में उसको ऐड कर दिया किसी कांस्टेंट के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ ऐड कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे या ऑपरेशन लगाओगे, है ना, मतलब आपने क्या करा, ये रो 1 था, क्लियर, A1 A2 B A3 ये हमारे पास रो था। अब आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन लगाने का मतलब ये हुआ कि किसी एक रो को आप चेंज कर रहे हो अलग फॉर्म, तो आप कह रहे हो कि रो 1 में रो 3 के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि जो हमारे ऊपर की जितनी प्रॉपर्टी है ना, उनमें से कोई ना कोई इसके बाद ये मैच हो जाएगा। तो या तो हम कोई आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, कोई साइन चेंज हो जाए, तो फिर आसानी से हम लोग वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? राइट? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ एग्जांपल ज़रूर देखिएगा। क्लियर? जैसे ही देखो, ये उन लोगों ने प्रॉपर्टी 6 को सॉल्व करे थे, प्रॉपर्टी 5 यहाँ पे यूज हो जाएगी, फिर आप उसका एक डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, फिर हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक खोलेंगे ना, तो आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है, दिख जाएंगे। तो आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम्पल कीजिएगा, और एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो ऐसा लिखा रहेगा विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको नॉर्मली सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज़ लगा के। अब वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, वेदर इट इज़ P1 P2 P3 P4 P5 P6, ठीक है, और कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी होगी यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे बिना एक्सपेंड किए। ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सपेंड भी करेंगे, नहीं पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। तो अगली एक्सरसाइज जो आपकी होगी यहाँ पे ये होगी आपकी 4.3, which will going to be one of the most important exercise and we have to solve, right, ये question. Okay, then we'll meet in next video. Take care.